अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं जेजेसी बाई सर जव्वाद। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर के तमाम ग्रुप्स के लिए। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं कराने जा रहा हूँ आप लोगों को डीजे साइंस कॉलेज के फिजिक्स का फर्स्ट ईयर का प्रीलियम पेपर। तो अपने साथ जो है बुक और कैलकुलेटर हाइलाइटर रख लें ताकि ये एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो आपके काम आए अच्छे अंदाज में। एक इम्पॉर्टेंट पेपर है और बड़ी मज़ेदार इसमें एमसीक्यूज हैं। एक्सरसाइज से हट के कुछ एमसीक्यूज हैं, तो समझ के करने की कोशिश कीजिएगा मेरे साथ। ये मैंने लेफ्ट पे आपकी आसानी के लिए चैप्टर्स के नंबर मेंशन कर दिए, किन किन चैप्टर में से ये एमसीक्यूज कवर हो रही हैं। लेकिन इसमें एक्सरसाइज की एक भी एमसीक्यूज नहीं है, पहले ही बता दूं। जो बुक के एक्सरसाइज में 10 एमसीक्यूज हैं, इन्होंने सारी एमसीक्यूज अपने पास से दी है समझने वाली। पहली एमसीक्यूज में वो बोल रहा है कि व्हाट इज द रेशियो एंड अप्रोक्सीमेट सम ऑफ 1 माइक्रोमीटर एंड 1 मिलीमीटर। कि एक माइक्रोमीटर, अब एक माइक्रोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻6 मीटर होता है, ठीक है। और एक मिलीमीटर जो है वो 10⁻⁻3 मीटर होता है, ठीक है। अब उसने कहा है कि इन दोनों का रेशियो, यानी 1 माइक्रोमीटर और 1 मिलीमीटर का रेशियो, इसका मतलब हो गया 10⁻⁻6 अपॉन 10⁻⁻3 का रेशियो। अब ये नेगेटिव ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो 10⁻⁻6 प्लस 3 यानी 10⁻⁻3 तो रेशियो आ गया। लेकिन सम भी करने का है उसने कि 1 माइक्रोमीटर को अगर हम प्लस कर दें 1 मिलीमीटर में तो क्या होगा। अब इसको कोई यूं समझ ले कि ये नेग्लिजिबल माइक्रो और मिली का रिलेशन है, क्योंकि माइक्रो और मिली में खुद 1000 का फर्क होता है। तो इसको कहेंगे कि तकरीबन ये आपका मिलीमीटर में ही जवाब आ जाएगा। इसको आसान तरीके से यूं समझे कि 10⁻⁻6 में 10⁻⁻3 करना है, तो जवाब जो है वो दोबारा से यही आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर अगर आप इतने सारे पॉइंट के बाद जीरोस ऐड करेंगे तो कहेंगे तकरीबन वही वापस आ गया, यानी जो, वरना आप कैलकुलेटर से करना चाहें तो 1 एक्सपोनेंट -6 प्लस 1 एक्सपोनेंट -3 गिव्स यू, देखें -3 के साथ दोबारा आ गया, यानी कि मिली में ही इसका जवाब होगा। पहली एमसीक्यूज में लग रहा है दिमाग लग गया, तो ये पहला ही ऑप्शन इसका ऑप्शन हो गया कि 10⁻³ पावर वाला इसका रेशियो और सम जो है वो 1 मिलीमीटर। दूसरी एमसीक्यूज भी चैप्टर 1 की है, व्हाट इज द परसेंटेज अनसर्टिनिटी। अनसर्टिनिटी बोल रहा है 6.7 और आगे प्लस माइनस 0.05। अनसर्टिनिटी का तरीका ये होता है कि कितनी अनसर्टिनिटी है वो ऊपर रख दें, और किस में हो रही है अनसर्टिनिटी, किस मेजरमेंट में, वो नीचे रख दें। मल्टीप्लाई करवा दें 100 से तो ये प्लस माइनस अनसर्टिनिटी आ जाती है। अब करके देखें इसको, तो 0.05 डिवाइडेड बाई 6.7 मल्टीप्लाई बाई 100, क्या आ गया भाई, 0.74 समथिंग, यानी 0.75। ऑप्शन में ढूंढे, बिल्कुल ऑप्शन है सेकंड मौजूद 0.75। लेकिन याद नहीं कीजिएगा, ये वाली एमसीक्यू मजेदार है कि कितनी अनसर्टिनिटी है 0.05 और किसमें 6.7, तो उसको उसूल से करें समझ के।
तीसरी एमसीक्यू जो है वो चैप्टर 2 की है, यानी काइनेमेटिक्स की। वो कह रहा है कि द प्रोसेस अपोजिट टू रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन रिजॉल्व करने को कहते हैं, यानी वेक्टर के कंपोनेंट बनाने को। तो उसका अपोजिट जो है वो एडिशन हो जाएगा, यानी कंपोजिशन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वेक्टर एडिशन। इसी को आप कंपोजिशन भी कह सकते हैं कि एडिशन मींस कंपोजिशन। कंपोजिशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ रेजोल्यूशन। यूं समझे, रेजोल्यूशन में वेक्टर को तोड़ के उसके पार्ट्स निकालते हैं, कंपोजिशन में जोड़ के रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं। चौथी एमसीक्यू है, ये भी चैप्टर 2 की है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन की है। Two balls A and B of unequal masses are thrown horizontally from a certain height with velocities 5 meter per second and 10 meter per second. Which ball will hit the ground first? अगर आप लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा हुआ है तो देखें, अगर एक सर्टेन हाइट से आप किसी बॉल को थ्रो करेंगे तो वो भाई गिरेगी जाके अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ऐसे ही होगा। लेकिन अब वो कह रहे हैं दो बॉल्स हैं, यानी एक बॉल जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से और एक जो है 5 मीटर पर सेकंड से हॉरिजेंटल थ्रो की गई है। तो कौन सी जमीन पे हिट पहले करेगी? तो इसमें एक चीज समझने की, जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है ना प्रोजेक्टाइल मोशन में, वो कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन, चेंज नहीं होता। ये वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता है। तो इसका ये मतलब हो रहा है कि चाहे आप आहिस्ता फेंकें चाहे तेज फेंकें, दोनों जो है साइमल्टेनियस गिरेंगी एक ही वक्त में, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस वेलोसिटी, क्योंकि उनका जब वेलोसिटी कंपोनेंट ही नहीं चेंज होगा, हॉरिजॉन्टल एक जैसा लेके जाएगा, तो दोनों साइमल्टेनियस, यानी इसका ऑप्शन आ जाएगा बी ऑप्शन, बोथ विल हिट एट द सेम टाइम। यानी थ्योरी ये बनी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टाइम ऑफ इलैप्स या इलैप्स टाइम चेंज नहीं होता। इसके बाद की एमसीक्यू जो चैप्टर नंबर 3 की है, यानी डायनामिक्स आ गया। अच्छा, ये वाली एमसीक्यू काफी सारे बच्चों को परेशान कर रही है, आज मैं समझाने जा रहा हूँ, इसको सही से समझ लीजिएगा। वैसे ये बुक के अंदर भी इसके करीब की एक है। परसेंटेज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी बताएं, मोमेंटम जो है वो 50% डिक्रीज हो रहा है। पहले इस चीज को समझेंगे, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन क्या है मैथमेटिकली। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, सबको पता है। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, ये भी सबको पता है। अब इसमें गौर करें तो एक m से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, यानी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई m कर दिया, तो ये ऊपर एम वी स्क्वायर बन गया होल और नीचे 2m बन गया। सही है। अब देखिए ये चीज आ गई यहाँ पे, तो हम कहेंगे पी स्क्वायर अपॉन 2m। इसका ये मतलब हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्क्वायर ऑफ मोमेंटम के लिहाज से वेरी करती है। यानी फॉर्मूला बन गया k इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। यानी आपको कभी भी आप काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को परसेंटेज में वो मालूम करने का है तो आप इसके उसूल से पहुंचेंगे। अब सवाल पे आ जाए, 50% उसने मोमेंटम को डिक्रीज होने का है, 50%। यानी अगर इनिशियल मोमेंटम जो है वो पी आई है, तो फाइनल मोमेंटम जो है वो पी आई अपॉन 2 है। सही है। अब स्क्वायर इसमें लगा हुआ है, तो अब काइनेटिक एनर्जी पे आ जाए, यानी काइनेटिक एनर्जी ये इनिशियल है, तो फाइनल क्या हो जाएगी? हाफ का स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, तो ये हो गया पी आई का स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर हो गया अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 4 टू सा 8m। ये फाइनल हो गई, ये इनिशियल हो गई, दोनों को माइनस कर दें,
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, के का मतलब काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूँ, सही है। फाइनल पी स्क्वायर अपॉन 8m और इनिशियल पी स्क्वायर अपॉन 2m, सही है। यहाँ पे P इनिशियल का वापस आ गया ना, तो इसलिए वो पी आई मैंने नहीं लिखा। अब इसका अगर एलसीएम लेना चाहें तो यहाँ पे 8 है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय इसको 4 कर दें ताकि 8 एलसीएम लेने में आसानी हो जाए। तो ये पी स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर अपॉन 8m आ गया, तो ये हो गया माइनस 3p स्क्वायर, माइनस क्या आ रहा है कि डिक्रीज है, यानी फाइनल माइनस इनिशियल हो रहा है, समझ रहे हैं। अब परसेंट जो है वो हमेशा डिवाइड करके आती है, यानी कि यू परसेंट चेंज अगर हमें काइनेटिक एनर्जी में चाहिए तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ओवर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100, कितनी तब्दीली हुई कितने में, यानी इब्तिदाई। तो अब ये आ गया हमारा, माइनस नहीं लिख रहा हूँ तो ऑब्वियस है कि डिक्रीज है। और इनिशियल क्या थी भाई, पी स्क्वायर अपॉन 2m, m से m कैंसिल हो जाएगा, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 टू द 6 अपॉन 8 इंटू 100, 3 अपॉन 4 इंटू 100, कितना हो गया ये 75, यानी देखो 3/4 का मतलब बोले 75%। लेकिन अब ये जो मैंने बताया है इसको आप रटिएगा नहीं, इस बात को बहुत अच्छे से समझिए। अब चाहे बुक वाला 10% इंक्रीज का हो, कभी 15% बोले, कभी 20% बोले, ये रिलेशन याद करें और फाइनल माइनस इनिशियल करें और परसेंटेज चेंज के लिए या डिक्रीज या इंक्रीज रिस्पेक्टिव इनिशियल से डिवाइड करें। ये हमेशा आपका जवाब बिल्कुल बेहतरीन आता जाएगा बगैर रेक्टिफिकेशन के, तो इसको समझ के कीजिएगा तब फायदे में रहेंगे आप। आगे जो है वो चैप्टर 3 का एक और सवाल दे रहा है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज 45 डिग्री, तो बताएं व्हाट वुड बी द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज का क्वेश्चन है, यानी ये वाला सवाल, थीटा इज इक्वल टू अल्फा। अगर आप बुक में ढूंढना चाहें तो ये आपको पेज नंबर 67 68 पे मिल भी जाएगी थ्योरी पूरी, ठीक है। ये वाली एमसी यूज कर रहा हूं। अब ये जो है 45 डिग्री उसने दिया हुआ है, तो जो रिजल्टेंट रिएक्शन की और फ्रिक्शन की दरमियान की एंगल होती है ना, वो हमेशा इक्वल रहता है, इसलिए इसका जवाब 45 डिग्री आ जाएगा, सेम एज। मुख्तसर ये है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज इक्वल रहता है, तो इसमें चेंज मत कीजिएगा कुछ, जो ऑप्शन सवाल में है वही ढूंढिएगा। द शाफ्ट ऑफ अ मोटर रोटेट्स एट अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ऑफ 360 रेवोल्यूशन पर मिनट। अब ये शाफ्ट जो है उसका सवाल आ गया, चैप्टर 4 आ गया रोटेशनल मोशन, 360 रेवोल्यूशन पर मिनट, तो मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये हो गया 360 अपॉन 60, यानी 6 रेवोल्यूशन पर सेकंड, ठीक है। अब याद करें कि 1 रेवोल्यूशन होता है 2 पाई रेडियन के, ठीक है। तो 6 जो है रेवोल्यूशन हो गया 6 इंटू 2 पाई, 12 पाई रेडियन। सर ये क्या कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं भाई, उसने कहा एंगल टर्न थ्रू 1 सेकेंड,
यानी 1 सेकंड में वो व्हील या वो शाफ्ट कितना टर्न किया। तो इसका मतलब है कि वो एंगल यानी रेडियन पूछ रहा है, एंगल रेडियन में होता है। तो इसका मतलब हो गया कि जितने आपको रेवोल्यूशन पर मिनट दे उसको सेकंड बना लें, सेकंड बनाने के बाद उसको रेवोल्यूशन से रेडियन पहुंच जाए इस तरह, यानी 2 पाई से मल्टीप्लाई करते जाए उस जवाब को तो आंसर आ जाएगा। 6 पाई और 2 मल्टीप्लाई ओवर हो गया 12। समझ रहे हैं, मजेदार सवाल चल रहे हैं। स्टोन इज थ्रोन, ये चैप्टर नंबर 5 का आ गया है, यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सवाल, वर्क पावर एनर्जी। वो कह रहा है ऊपर थ्रो किया एक बॉल को ऐसे 14 मीटर पर सेकंड से किया है, तो बताया गया किस हाइट पर इसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएंगी। तो पहले हाइट निकाल लेंगे, 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ऊपर जाके कोई चीज स्टेशनरी हो जाती है तो वी एफ जीरो होगा, यानी ये वी आई है इनिशियल। अब 2 इंटू माइनस 9.8 इंटू एच कितना है निकालना है, माइनस वी आई स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196। एच आ गया आपका माइनस 196 अपॉन 9.8 इंटू 2 19.6। तो ये पूरा पूरा आ गया 10, यानी 10 मीटर तक तो ये स्टोन जाएगा। तो उसने कहा हाफ एट व्हाट हाइट पोटेंशियल एनर्जी बिकम इक्वल टू काइनेटिक, यानी दोनों आधी आधी हो जाए, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे काइनेटिक मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम हाइट पर पोटेंशियल मैक्सिमम होती है। तो इसकी ट्रिक ये हुई कि आप हाइट निकालेंगे और हाइट जो आएगी उसका आधा कर देंगे, तो उस आधे पे काइनेटिक आधी हो जाएगी और पोटेंशियल आधी हो जाएगी, यानी हाफ हाफ। तो ये हो गया जनाब आपका 10 का हाफ 5, ऑप्शन ए। चैप्टर 6 आ गया फ्लूइड स्टैटिक्स। एक बॉडी है जिसको कंप्लीटली डुबो दिया गया लिक्विड में और अब थ्रस्ट लग रही थी उस पर 25 न्यूटन। तो बताया गया था डेप्थ को इंक्रीज कर दें 10 मीटर, तो न्यू अप थ्रस्ट क्या होगी, 25 न्यूटन दिया हुआ है। तो इसमें अगर आपको याद हो तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल से होगा, क्योंकि उसने बाउंड फोर्स या अपथ्रस्ट वगैरह का जिक्र किया था। तो इसका अगर आपको एक फॉर्मूला याद आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा भाई, कि अपथ्रस्ट जो है उसका एक फॉर्मूला होता था रॉ जी, और वी की जरूरत नहीं है वॉल्यूम की, यहाँ पे हमें हाइट के जरिए पहुंचना है, तो हाइट इंटू एरिया, तभी ये मिलकर वॉल्यूम होता था। सही है, रॉ वी जी याद आ गया। इसका मतलब हो रहा है कि जितनी हाइट बढ़ेगी, यानी डेप्थ जिसको कहते हैं हम, उस फ्लूइड का जितनी डेप्थ बढ़ेगी गहराई, उस पर वो प्रेशर या बाउंड फोर्स ज्यादा कम आएगी। तो अब उसने कहा है कि 10 मीटर गहराई बढ़ा दें, इंक्रीजेस बाय 10 मीटर, तो इस बाउंड फोर्स में 10 बढ़ जाएगा। जितनी डेप्थ बढ़ती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इस बात को समझ लें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट और डेप्थ। 25 प्लस 10 से हो जाएगा ये 35। उसके बाद वाला सवाल चैप्टर 7 का आ गया, फ्लूइड डायनामिक्स का। व्हेन वाटर फ्लोज फ्रॉम अ वाइड सेक्शन ऑफ अ पाइप टू अ नैरो सेक्शन, यानी एक मोटे पाइप से पतले पाइप में हम जा रहे हैं। सही है, यानी ये एरिया ज्यादा है थिकनेस और ये कम है। ठीक है, अब बताएं क्या होगा वेलोसिटी ऑफ वाटर के साथ। तो अगर आपने बर्नौलीज प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है तब तो ये सवाल आसान है। सर कैसे आसान हो गया, उसकी स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट आप जाके देख लें, पेज नंबर 152 पे मिल जाएगी ये स्टेटमेंट आपको। वो स्टेटमेंट ये कहती है कि जितना प्रेशर कम होता है वेलोसिटी बढ़ती है। अब यहाँ पे उसने क्या बोला है,
कि नैरो सेक्शन में जा रहे हैं, नैरो सेक्शन में जाएगा तो उसका बोले उसकी रफ्तार बढ़ जाएगी, ठीक है। और ये उसी वक्त होगा जब प्रेशर कम हो जाए, यानी इसका ऑप्शन बी आ जाएगा। और ये आपने घर में अगर कभी पाइप वाइप से धुलाई की हो तो आपको पता भी है कि जब आगे से पाइप पे हाथ रख दे या उसके ऊपर वेलोसिटी बढ़ाना चाहे पानी की रफ्तार या धार, तो प्रेशर कम होगा तभी इंक्रीज होगी उसकी वेलोसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उसके बाद वाली एमसीक्यूज आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड्स की। एन इलेक्ट्रॉन इज केप्ट इन अ वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रॉन है, इसको वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी इस तरह की फील्ड है, इसमें रख दिया गया है। इलेक्ट्रॉन, सही है। अब वो कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ई वाली फील्ड में रख दें, तो बताइए क्या मैग्नीट्यूड हो इसका कि इलेक्ट्रॉन डज नॉट फॉल, यानी सस्पेंड हो जाए, मोशनलेस हो जाए, अटक जाए। अब ये कैसे अटकेगा भाई, यानी ये मंजरनामा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ना नीचे जाए ना ऊपर जाए, मुअल्लक हो जाए। ये एक ही वक्त में मुमकिन है बच्चा, और वो ये है कि इसके ऊपर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके वेट को बराबर कर ले, बैलेंस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड तो वेट डाउनवर्ड। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इक्वल टू वेट, सही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी बेटा, आप बताओ, मैं बताऊं, ई क्यू, क्योंकि ई होता था एफ अपॉन क्यू, तो एफ हो गया ई क्यू, सही है। वेट होता है एम जी, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ई क्या हो गया बेटा, एम जी अपॉन क्यू। यानी अगर ये चीज बैलेंस हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड और वेट बैलेंस हो जाएंगे, यानी वो इलेक्ट्रॉन गिरेगा नहीं। तो एम जी अपॉन क्यू वाला ऑप्शन ढूंढे, मिल गया, वेरी गुड। आखिरी ऑप्शन बन गया एम जी अपॉन क्यू। उसके बाद चैप्टर 9 कैपेसिटर आ गया। वो कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस 50 पिकोफैराड है, कैपेसिटेंस एयर के साथ, यानी ये एयर की कैपेसिटेंस हो गई, ठीक। उसके बाद उसको ऑयल में डिप कर दिया, तो इसका मतलब ये ऑयल हो गया, यानी डाइलेक्ट्रिक के साथ आ गया। अब बताएं कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, यानी एप्सिलॉन आर। इसका एक रिलेशन होता था, अगर वो याद हो जाएगा तो फटाफट हो जाएगा कि सी ऑफ डाइलेक्ट्रिक अपॉन सी ऑफ एयर या वैक्यूम इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। पुट कर दें, आ जाएगा 105 ऊपर रख दें, 50 नीचे रख दें, कितना आया, 2 पॉइंट आ जाएगा कुछ। डिवाइड भी कर ले कैलकुलेटर, वरना मुझे तो पता चल गया 2.1 आ जाएगा। 105 डिवाइडेड बाई 50 आ गया, एक्सीलेंट। लेकिन इसको रटिएगा नहीं, कभी वो डाइलेक्ट्रिक दे के बोले कि एयर का बताओ कैपेसिटेंस, तो ये खेलने वाली एमसीक्यूज है, फॉर्मूला याद है। चैप्टर 10 की आ गई, यानी कि डीसी सर्किट्स। वी आई ग्राफ, यानी वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ फॉर अ रेजिस्टर, ओम्स लॉ, स्लोप शोज रिप्रेजेंट्स व्हाट। वो ये बोलना चाह रहा है कि अगर हम करंट और वोल्टेज का ग्राफ बनाएं तो उसका स्लोप क्या बताएगा। स्लोप का मतलब है कि इस ग्राफ पे 2 पॉइंट लें और उसका स्लोप निकालें, यानी इसका मतलब हो गया ये वर्टिकल y है, v हो गया y एक्सिस पर, और ये हॉरिजेंटल करंट है i x एक्सिस पर। तो अब खुद ही बताएं आप लोग मुझसे पहले, v अपॉन आई बन गया ये। अब इसका मतलब ये क्या चीज है v अपॉन आई, मैं बताऊं सब, वेरी गुड। तो आप लोग का इम्तिहान बच्चा, r इज इक्वल टू v अपॉन आई, यानी ये रेजिस्टेंस के बराबर चीज आ जाएगी स्लोप, अगर हम कभी ग्राफ प्लॉट करेंगे ओम्स लॉ का। ऑप्शन बी। देख रहे हैं टाइम लग रहा है, लेकिन समझाया जा रहा है, रट लेंगे तो ये एमसीक्यूज
रटी रटाई नहीं आएंगी इम्तिहान में बेटा। सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर 11 आ गया ऑसिलेशंस। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होती है, बताएं कब होती है? जब कोई चीज अपनी मीन पोजीशन से गुजरती है। ये मीन पोजीशन हो गई, इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन पोजीशन, ठीक है। इस पोजीशन पे उसकी काइनेटिक सबसे ज्यादा होती है। आसान से तरीका बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि झूला झूला हो कभी आप लोगों ने, तो सबसे तेज कब गुजरता है? जब वो मीन पोजीशन से गुजरता है और किनारे जाके एक लम्हे के लिए रुकता है, तो इसका सबसे आहिस्ता वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पे होगी और सबसे तेज मीन पोजीशन पे होगी। अब उसने कहा कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम चाहिए, तो कब हुई? जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर हुआ, यानी मीन पोजीशन पर। इसका उल्टा कर दे कि काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कब होगी, तब कहेंगे आप एक्सट्रीम पोजीशन पर। चैप्टर 12 आ गया एकॉस्टिक्स। टेम्परेचर को डबल कर दें तो स्पीड ऑफ साउंड कितनी हो जाएगी? अगर आप लोगों ने लेप्लास फॉर्मूला पढ़ा हो तो लेप्लास फॉर्मूला बड़ा मशहूर हुआ था, v इज इक्वल टू गैमा आर टी अपॉन एम। अब इसमें सब कुछ कांस्टेंट है, तो इसका मतलब हो रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के लिहाज से स्पीड ऑफ साउंड बढ़ती है मीडियम में। अब उसने कहा है कि टेम्परेचर को डबल कर दें, ट्वाइस कर दें, तो रूट के अंदर ट्वाइस आ जाएगा, ठीक है। यानी ये यूं हो जाएगा v रूट 2 टाइम्स रूट टी। तो ये तो पुराना वापस आ गई वेलोसिटी, ये रूट 2 टाइम्स हो गया। यानी आप कहेंगे कि वेलोसिटी स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के लिहाज से बढ़ती है। यानी जितना वो बोलते डबल बोल दे, ट्रिपल बोल दे, हाफ बोल दे, आप इस फॉर्मूले को फोकस करेंगे। समझ रहे हैं बेटा? गुड। समझ रहे हैं तो ये भी नोट कर लें, जेजेसी का जो है, अगर आपने टारगेट गैस पेपर नहीं मंगाए हैं फिजिक्स के सारे सब्जेक्ट्स के, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें नोट्स भी मंगवा सकते हैं। रमजान मुबारक चल रहे हैं, तैयारी भी करें, इबादत भी करें, बोर्ड एग्जाम करीब आते जा रहे हैं, तो अवेल कर लें सर जवाब की असिस्टेंस और फायदा उठा लें। चैप्टर 13 की आ गई एमसीक्यूज, यानी फिजिकल ऑप्टिक्स। व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड की अगर वेव्स मिले तो उनकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है? इंटेंसिटी का ताल्लुक एम्पलीट्यूड से बेटा स्क्वायर के साथ रिलेशन में है, ऐसा मंजर है। यानी जितनी आप एम्पलीट्यूड को डबल या ट्रिपल करेंगे स्क्वायर के लिहाज से इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो इसका मतलब है कि अगर आप डबल कर देंगे तो डबल का स्क्वायर हो जाएगा। यानी मैंने गलत लिख दिया, इसको सही करें। ये हमारी जो है इंटेंसिटी और ये हमारी जो है एम्पलीट्यूड है, सही है। अब इसका मतलब ये हो रहा है कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के लिहाज से बढ़ेगी। तो अब यहाँ पे ट्वाइस कर दिया है उसने, बोला है सवाल में एम्पलीट्यूड, सही है। तो एम्पलीट्यूड जो है और दो वेव्स है ना, तो इसका मतलब है कि स्क्वायर के लिहाज से बढ़ती है, तो स्क्वायर हो गया 2 का क्वाड्रुपल। क्वाड्रुपल का मतलब होता है 4 टाइम्स। मुख्तसर ये है कि एम्पलीट्यूड तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है और इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की चीज है, यानी पैरामीटर है जो उसकी इंटेंसिटी यानी स्ट्रेंथ को बताती है उस वेव की। 14 चैप्टर कम्युनिकेशन, वैसे तो ये रिड्यूस है लेकिन इसके अंदर जो शुरू का हिस्सा बचा है उसमें मॉड्यूलेशन एक टॉपिक है। अगर आप इससे पहुंचना चाह रहे हैं तो पेज नंबर 310 पे जाके ये डेफिनेशन पढ़ लेंगे बुक का, तो आपको मिल जाएगा इसका जवाब कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के साथ मिलाते ही है मॉड्यूलेशन, तभी वो ट्रांसमिशन एफएम रेडियो वगैरह में वो खबरें दूर दूर तक जाती हैं, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव लेके जाती हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक जायजा पेश करने जा रहा हूँ सेक्शन बी और सी का, कि सेक्शन बी और सी में डीजे कॉलेज वालों ने क्या किया है, यानी आप उसकी तैयारी कैसे करें, जल्दी से देख लेते हैं। अच्छा, ये मैंने आसानी कर दी है, जो वर्ड टू वर्ड न्यूमेरिकल आए हैं वो मैंने पेज नंबर के साथ लिख दिए हैं, ठीक है, कि किस पेज पे मौजूद है। 7 न्यूमेरिकल दिए हैं डीजे वालों ने, बोर्ड में भी 7 न्यूमेरिकल आएंगे सेक्शन बी में, ये पक्का कर लें। 7 न्यूमेरिकल इन सेक्शन बी। सेक्शन सी पूरा का पूरा थ्योरी बेस्ड होगा, उसको भी समझ लें दिमाग में। इसमें सिर्फ एक न्यूमेरिकल उन्होंने ये पहला वाला जो है बुक का नहीं दिया, तो ये मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ।
बाकी वर्ड टू वर्ड बुक के सिर्फ एक चीज बता दूं, डीजे वालों ने एक बहुत अच्छा काम किया है। और वो काम अच्छा उन्होंने ये किया कि इसमें उन्होंने आपसे यूनिट्स कन्वर्जन को चेक करने की कोशिश की है। जैसे अब स्विंग मशीन वाला जो चैप्टर 11 ऑसिलेशन का, ये तो वर्ड टू वर्ड है, जाके देख लीजिएगा न्यूमेरिकल नंबर 2 पेज नंबर 247 पर। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये थ्योरी का सवाल दिया उन्होंने स्टैटिक से। पहला पार्ट बताऊंगा, चले मत जाइएगा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, चैप्टर 3 की थ्योरी है ये, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको जरा तैयार कीजिएगा, ये थ्योरी का सवाल है। ब्लैक से जो लिखा है वो थ्योरी के क्वेश्चन है। अच्छा, अब ये हाइड्रोलिक प्रेस यानी फ्लूइड स्टैटिक्स, इन्होंने यहाँ पे खेला है आपसे। अब देखिए, ये जो है बुक में मीटर स्क्वायर या कुछ है, इन्होंने सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया है। बस आपको पक्का होना चाहिए कि सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर बनाने के लिए 2 मरतबा आप 100 से डिवाइड करेंगे, यानी 100 × 100, यूं समझ लें कि डिवाइड बाई 10⁴ से, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 दफा स्क्वायर, तो 2 दफा डिवाइड करना पड़ेगा। ये बारीकी आई। इसी तरह उन्होंने रेजिस्टिविटी चैप्टर 10 डीसी सर्किट में से जो दिया है न्यूमेरिकल 223 पेज का, वर्ड टू वर्ड दिया है, लेकिन उन्होंने यूनिट से खेला है। फिर डीजे वालों ने ये चीज बड़ी की है, यूनिट से खेला है। क्रॉस सेक्शन एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर है, ऊपर जो बताया वही फॉलो कीजिएगा। इसको मीटर स्क्वायर बनाए बगैर अगर आपने रखा गलत हो जाएगा। टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन, चैप्टर 4 की थ्योरी है ये, रोटेशनल मोशन। उसके बाद ये न्यूमेरिकल है, वर्ड टू वर्ड, लेकिन इन्होंने फिर यूनिट से खेला है। माइक्रोमीटर में दे दी है लेंथ, तो माइक्रोमीटर का मतलब यहाँ पे होगा 2 × 10⁻⁶ मीटर। मतलब बुक खोलेंगे तो यहाँ पे मीटर बना बनाया है बुक में, यहाँ पे उन्होंने माइक्रोमीटर कर दिया। वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड सवाल है, ये सवाल थ्योरी का कर ले। ये भी बड़ा एक्सपेक्टेड सवाल है, फ्रिक्शन वाला, रिपोज वाला, ये बहुत पक्का कर ले। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के होते हैं, ये नहीं समझिएगा कि न्यूमेरिकल यही आएंगे, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा पेपर है सेक्शन बी और सी का दीजिएगा। और दिमाग खोलने के लिए अच्छा है सेक्शन ए के एमसीक्यूज का पोर्शन। उसके बाद जो इन्होंने प्रेशर वाला, देखिए यहाँ पे प्रेशर से खेला इन्होंने, मेगा पास्कल कर दिया। काफी सारे बच्चे मेगा का मतलब ही नहीं जानते। मेगा का मतलब हो जाएगा 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई। एक किलो होता है, इसको 10⁻³ कहते हैं। मेगा होता है तो ये 10⁻⁶ होती है। तो अब ये देखिए यहाँ पे मेगा है। अगर यूनिट कन्वर्जन नहीं आती होगी तो ये सवाल बिल्कुल पूरा वर्ड टू वर्ड बुक का है, लेकिन बुक में यहाँ पे पास्कल में लिखा हुआ है पूरा। यहाँ पे देखो उसने मेगा करके कंफ्यूज करने की कोशिश की है। सही है, चैप्टर 12 में ये मौजूद है सवाल, यानी एकॉस्टिक्स में क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज में से न्यूमेरिकल दिए उन्होंने। फोर्स और टर्मिनल वेलोसिटी, ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है चैप्टर 7 की, फ्लूइड डायनामिक्स की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का सवाल, ये भी बड़ा एक्सपेक्टेड है चैप्टर 8 इलेक्ट्रिक फील्ड्स में, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का ये जो सवाल है उन्होंने देखे फिर यूनिट से खेला है। यहाँ पे देखें आप, माइक्रो सेंटीमीटर में उन्होंने वेवलेंथ दे दी है, माइक्रो सेंटीमीटर। अक्सर बच्चे माइक्रो सेंटीमीटर के आदी ही नहीं है। इसको आपको करना पड़ेगा 60 के साथ मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶। तो ये तो माइक्रो खत्म होगा, फिर सेंटीमीटर को खत्म करना पड़ेगा आपको, कुछ समझ रहे हैं? यानी ये कंफ्यूजन डबल डबल, पहले माइक्रो से आप पहुंचे, कम माइक्रो खत्म हो गया, यानी ये सेंटीमीटर बन गया। अब सेंटीमीटर को डिवाइड बाई 100 करेंगे तो ये आपका मीटर बनेगा। समझे कुछ? तो ये जरा इन्होंने गेम खेली है यूनिट्स की, और बुक में उन्होंने लाइंस पर सेंटीमीटर पूछा था, यहाँ पे उन्होंने लाइंस पर मिलीमीटर पूछा है। तो जरा मैं जो हिंट दे रहा हूँ इसको सही से फॉलो कीजिएगा, ये कन्वर्जन नहीं गलत की आपने तो गलत हो जाएगा सारा। किरचॉफ फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, ये एवरग्रीन सवाल है, पिछले साल वैसे आ चुका है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा चैप्टर 10 यानी डीसी सर्किट्स में। अब ये हम देख लेते हैं कि पहला न्यूमेरिकल क्या दिया है डीजे वालों ने। चले गए आप लोग? जाए नहीं यार,
इन्होंने कहा है कि ए डॉट बी हम आपको दे रहे हैं √3 और ए क्रॉस बी यानी क्रॉस प्रोडक्ट दे रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड 1 और आगे एंगल मालूम करने कह रहे हैं यानी थीटा। सही है। कैसे होगा बेटा, फॉर्मूला लगा देते हैं। ए डॉट बी होता है हमारा ए बी कॉस थीटा बोले, और ए क्रॉस बी होता है हमारा मैग्नीट्यूड बोले, वेरी गुड, ए बी साइन थीटा। ठीक है। चूंकि हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं तो इसमें यूनिट वेक्टर का यू नहीं लगाएंगे। अब गौर करें इन दोनों फॉर्मूले पे, तो इसकी वैल्यू उसने दी हुई है √3 और इसकी वैल्यू दी हुई है उसने 1। इसका मतलब है मेरे पास ये ए बी साइन थीटा की 1 हो गई वैल्यू और ए बी कॉस थीटा की √3 हो गई। समझ में आ रहा है। इन दोनों को आप डिवाइड कर दें, इससे ये होगा कि साइन और कॉस मिलकर टेंजेंट हो जाएंगे। ए बी साइन थीटा अपॉन ए बी कॉस थीटा। ठीक है। इसका 1 ऊपर आ जाएगा, इसका √3 नीचे आ जाएगा, ए बी कैंसिल भी हो जाएंगे। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा का जाके इनवर्स निकाल लें। कितना अच्छा न्यूमेरिकल है, लेकिन बच्चे ये बोलेंगे कि आया कहाँ से, आया कहाँ से, सी पेपर आया, डी पेपर आया। तो हर सवाल को ये नहीं बोला मैंने। ये हो गया 30 डिग्रीज का आंसर। ये 2 का 1 मैंने न्यूमेरिकल भी आपको करवा दिया डीजे वालों का। फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो कैलकुलेटर खोले, शिफ्ट टेंजेंट इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई √3 और इसका जो जवाब आ जाए आ गया 30 डिग्री 1 डिवाइड बाई √3। ठीक है। सेक्शन सी देख लेते हैं, उसके बाद छुट्टी आप लोगों की। आगे मैं और इंशाल्लाह कॉलेजेस के प्रीलियम पेपर ला रहा हूँ, तो ये जरा साथ साथ इसको कीजिएगा ताकि बोर्ड एग्जाम में कंजेशन ना हो। इन्होंने ये जो बस की है हरकत, ये अच्छी हरकत नहीं की है, सॉरी टू से दैट, कि चैप्टर 12 के 2 लॉन्ग दे दिए, एक ही चैप्टर के 2 लॉन्ग नहीं आ सकते। स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो यानी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये डेफिनेशन कर लीजिएगा। अक्सर स्टूडेंट इसको बगैर करे जाएंगे तो 2 नंबर कम हो जाएगा। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यंग डबल स्लिट, बहुत एक्सपेक्टेड सवाल है, बहुत पक्का करें। चैप्टर 13 का फिजिकल ऑप्टिक्स का न्यूटन फॉर्मूला ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, इसकी भी बहुत उम्मीद है। चैप्टर 12 एकॉस्टिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन और इसके जो है डेरिवेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, इसकी रेंज वगैरह इन चीजों का। सिंपल हार्मोनिक मोशन और प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल चैप्टर 11 ऑसिलेशन, ये भी एक्सपेक्टेड सवाल है। अब इन दोनों में एक आएगा, लेकिन मैं इसकी जगह आपको अंदाजे से बताता हूँ। आपका चैप्टर नंबर 2, इन्होंने चैप्टर 3 का लॉन्ग नहीं दिया है, तो चैप्टर 3 के लॉन्ग का नंबर इस साल लगता है। ये मैं अपने तौर पे एक बात बता रहा हूँ, प्रैक्टिस आप लोग करें वैसे भरपूर। जैसे वो इलास्टिक कोलिजन वाला जो है वो एक्सपेक्टेड सवाल है चैप्टर 3 में, समझ रहे हैं। तो शुरू के और आखिर के चैप्टर, वरना वो मेरी वीडियो भी देख लीजिएगा जिसमें मैंने फिजिक्स के पेपर पैटर्न और स्ट्रेटेजी बताई है। फीडबैक जरूर दीजिएगा। रमजानों की इबादत भी करें, नमाजों की पाबंदी करें, वालिदैन का ख्याल रखें, दुआओं की दरख्वास्त है, कुछ पूछ लिया करें, कुछ बता दिया करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।